हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि पीएच स्केल से है। पीएच स्केल क्या होता है और फिर साल्ट, फिर कॉमन साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, इन सब के बारे में आज जानने वाले हैं। खास करके पीएच स्केल जो होता है वह जनरल एग्ज़ाम के लिए और ख़ास करके 10th के एग्ज़ाम के लिए इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। और पीएच की अलग अलग बातें हमेशा होती रहती हैं कि कितना पीएच होता है, मानव रक्त का कितना पीएच होता है, लार होता है उसका कितना पीएच होता है, तो ये सब बातें होती रहती हैं। तो आज हम समझेंगे कि पीएच एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ रहे हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट को पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले वाला जो टॉपिक हमने पढ़ाया था वो था हमारा इंडिकेटर, सूचक। सूचक बताए थे कि वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन को अम्लीय या क्षारीय होने की जानकारी देते हैं, जिसमें हमने कई सूचकों का नाम भी बताया था कि उनका अम्लीय माध्यम में क्या रंग होता है, क्षारीय माध्यम में क्या रंग होता है, तो कब किस रंग पे वो अम्लीयपन को दर्शाते हैं, किस रंग आएगा तो हम क्षार बताएंगे कि विलयन क्षारीय है। ये सब हमने वहाँ पर पीछे चर्चा करी थी। अगर आपको सूचक के बारे में नहीं पता है कि कौन कौन से सूचक होते हैं और उनका क्या क्या रंग होता है अलग अलग विलयन में, तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो सेव है, आप 1 बाय 1 करके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सूचक क्या होता है। अब जैसे सूचक हमें बता दिया कि कोई विलयन अम्लीय है, तब कितना अम्लीय बा, ये भी तो एक प्रश्न है। अगर बता दिया कि कोई पदार्थ खट्टा है, तो एक मन में स्वाभाविक बात आना तय है कि बहुत खट्टा बा, कमे खट्टा बा। अगर कोई बता दिए कि कोई कसैला आ रहा है, तो फिर दिमाग में आएगा कि कितना कसैला होगा, बहुत होगा कि कमे कसैला होगा। तो ये चीज़ सूचक हमको बता दिया कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, लेकिन हमको सूचक ये नहीं बताता है कि विलयन कितना अम्लीय है कि कितना क्षारीय है। तो ये चीज़ बताने के लिए आता है हमारा पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक मापन का तरीका है, किसी विलयन के अम्लीपन, क्षारीयपन या उदासीन है, ये मापन का तरीका है। अब आप सोचें का जरूरत रही बनावे के, तो जरूरत ये रही कि हमका पता ना चल पावत रहा कि विलयन अम्लीय बात कितना अम्लीय बा और क्षारीय बात कितना क्षारीय बा। तो ये प्रश्न है कि कैसे ऐसे पता चल जाते, तो बिल्कुल पता चल जाएगा। इसके पहले वाले पार्ट हेडिंग जो पढ़ाया गया था वो जल का आयनीय गुणनफल पढ़ाए थे, और जल का आयनीय गुणनफल आपको बताए थे कि H+ और OH- ये जल के दोनों आयन होते हैं, और इसका जो गुणनफल होता है वह होता है 1 × 10⁻⁻14। अब इससे हमको क्या मिल रहा है? कहे थे कि यदि H+ ग्रेटर देन है OH- से, ये बताए थे। H+ की मात्रा OH- से ज़्यादा है तो विलयन अम्लीय होगा। यदि H+ लेस देन है OH- से तो विलयन क्षारीय होगा। यदि H+ इक्वल टू OH- है तो विलयन उदासीन होगा। यदि अब आप समझ रहे होंगे कि आर्हीनियस का जो डेफिनेशन था, आर्हीनियस ने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+, जो ने विलयन में हमें H+ आयन मिले वो अम्ल है, और जो ने विलयन में हमें OH- आयन मिले वो क्षार है। अब जाहिर सी बात है कि अगर H+ की मात्रा ज़्यादा है OH- से, तो H+ की मात्रा ज़्यादा है तो अम्लीय बन जाएगा। OH- की मात्रा H+ से ज़्यादा है तो क्षारीय बन जाएगा। और दोनों मिला अगर H+ और OH- की मात्रा विलयन में एकदम बराबर बाटे, तो विलयन ना तो अम्लीय रहेगा और ना ही क्षारीय रहेगा, तो उसी विलयन को हम नाम देते हैं कि वो उदासीन है, न्यूट्रल है। अब इसे पीएच स्केल का मिला सन 1909 में। सन 1909 में एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, नाम याद रख लेंगे इनका, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पीएच स्केल का प्रयोग किया। सर्वप्रथम
पीएच स्केल का प्रयोग किया? सर्वप्रथम पीएच स्केल का प्रयोग किया। सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का प्रयोग किया। पीएच स्केल किस पर आधारित होता है? जो पीएच स्केल, यहाँ पर दो अलग अलग शब्द हैं, पी अलग शब्द है, एच अलग शब्द है, इनको हम समझाने का प्रयास करते हैं। पीएच शब्द की जो पी शब्द की जो उत्पत्ति है, पीएच में पी शब्द की उत्पत्ति, पी शब्द को ग्रीक भाषा के पोंटेज शब्द से लिया गया है। पोटेंज शब्द से लिया गया है। पीएच शब्द जो है, पीएच में जो पी शब्द आया है, इसको 1909 में सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच शब्द का प्रयोग किया था, पीएच स्केल का प्रयोग किया। अब आप सोचेंगे कि पीएच कहाँ से आया, तो जो उसमें पी शब्द है, पी शब्द ग्रीक भाषा के पोटेंज शब्द से लिया गया है, और इस पोटेंज शब्द की अर्थ होता है पावर। पावर मतलब शक्ति। अब आप सोचेंगे किसकी शक्ति, तो अम्ल और क्षार की शक्ति के बारे में बात करेगा। यच का यहाँ पर क्या है, यच का हिसाब है यह है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता के आधार पर, किसके आधार पर, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के आधार पर किसी विलयन के पावर को बताएगा। कैसा पावर बताएगा, अम्लीय और क्षारीय होने का पावर बताएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा पोंटेज शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है पावर, जिसका अर्थ होता है पावर। जबकि जो यच शब्द है, यच हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त करता है। 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 तो पीएच जो शब्द है, पीएच शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सोरेनसन के द्वारा हुई है। सोरेनसन ने सर्वप्रथम पीएच स्केल का प्रयोग किया। पी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के पोटेंज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पावर। किसका पावर, किसी अम्ल और क्षार का पावर। किस बेस पे ज्ञात किया जाएगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो पीएच स्केल, पीएच मान किसे कहते हैं हम, अब यहाँ पर आगे पीएच मान कहते क्या है, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता मतलब होता है H+। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। क्या कहा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण मीन्स होता है H+। H+ का ऋणात्मक लघुगणक मतलब लॉग के आगे हम माइनस लगाएंगे और यह किसके बराबर हो जाएगा, उसी को हम पीएच कहते हैं। तो हमारा फार्मूला बन के आ जाता है pH = -log H+, pH = -log H+। ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक हम लगा देंगे तो पीएच के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर है कि इस पीएच को कैसे हम यहाँ पर कैसे वैल्यू को निकाल पाएंगे, या फिर ये इसका स्केल कैसा होता है। तो इसका स्केल के लिए पहले एक हम आपको बताते हैं कि पीएच जो है यह हाइड्रोजन आयन सांद्रता पर आधारित है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो होती है मैक्सिमम जो जा सकती है वह 10⁻⁻14 तक जा सकती है,
और कम से कम 10 घाते -1 या 0 तक हो सकती है, 10 घाते 0 तक हो सकती है। इसका मतलब कि जो हमारा pH स्केल होगा वह 0 से 14 के बीच में होगा। pH स्केल 0 से 14 के बीच में होगा। कहाँ से कहाँ तक? ये -14 से जल के आयनिक गुणन से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण की जो लघुगणक श्रेणी होगी, हाइड्रोजन आयन सांद्रता होगी, वो 10 घाते -1 से या 10 घाते 0 से 10 घाते -14 तक हो सकती है। अगर यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, pH स्केल भी 1 से 14 तक होगा। यहाँ पर H+ की वैल्यू 10 घाते 0 से 10 घाते -14 तक हो सकती है। अगर ऐसी बात है तो pH की वैल्यू भी 1 से लेकर 14, 10 घाते अगर किसी संख्यक पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 से लेकर 14 के बीच में होगा। तो अगर हम यहाँ पर एक स्केल बनाते हैं, ये स्केल जो हमारा है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक है, 14 तक हो सकता है। इसका मतलब इसमें 14 खाने होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पर ये 14। अब यहाँ से यहाँ तक पहले से लेकर 14 के बीच में जो आएगा 7 आएगा, 2 3 1 यहाँ पर आएगा 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर 14। ये जो 7 आएगा ये हमारा होता है उदासीन बिंदु, ये उदासीनता को दर्शाएगा। अगर इसके इधर कोई विलयन 7 से 0 के बीच में अगर किसी विलयन का pH मान आता है तो अम्लीय रहेगा। 7 के बाद में किसी विलयन की वैल्यू आती है 7 से 14 के बीच में तो वह क्षारीय रहेगा। और अगर केवल एग्जैक्ट 7 आ रहा है तो उदासीन होगा। अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चला कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है? तो इधर देखिए 7 के नज़दीक अगर वैल्यू आ रही है इसका मतलब कि वह दुर्बल अम्ल है। जैसे जैसे ये वैल्यू कम होती चली जाएगी, 2 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, वैसे वैसे हमको पता चलेगा कि वह प्रबल अम्ल है। इसी प्रकार 7 के जो नज़दीक इधर वैल्यू है 8 है 9 है 10 है, अगर ये आते हैं तो दुर्बल क्षारकता को व्यक्त करेंगे। जैसे जैसे वह 12 13 14 के नज़दीक पहुँचेंगे तो वह प्रबल क्षार की श्रेणी में आने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम pH के द्वारा H+ के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं pH की जो अधिकतम वैल्यू हो सकती है। pH की अधिकतम वैल्यू जो होती है वह 1 से 14 के बीच में आती है। pH की अधिकतम वैल्यू 1 से 14 के बीच में। जैसे हम एक प्रश्न ले लेते हैं तो वहाँ पर पता चलेगा कि हम कैसे pH को हल करते हैं। जैसे एक जलीय विलयन है, एक जलीय विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 घाते -6 है, तो pH बताना है। pH बताइए। अगर ये 10 घाते 6 pH बताना है तो pH का हमारा जो फार्मूला यहाँ पर अभी आया कि pH = -log H+, यही वाला फार्मूला हम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा pH = -log H+ की वैल्यू है 10⁻⁻⁶। pH का अपना एक फार्मूला होता है लॉग का कि log m के पावर n = n log m। इसका मतलब लॉग में अगर किसी संख्या का पावर में है, कोई संख्या है, तो वह उसका पावर जो होता है वह सामने आ जाता है। जैसे यहाँ पर इसका पावर n था तो सामने आ गया और m उसी स्थान पे है। उसी प्रकार देखिए ये लॉग है, लॉग में 10 है, 10 की पावर -6 है। जब इसको हम ये वाला रूल लगा देंगे तो -6 सामने चला जाएगा, तो हमारा आ जाएगा pH = पहले से है -6 सामने चला गया और यहाँ पर आया log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। जैसे इसको हम रख देंगे तो pH = - - हो जाएगा
और यहाँ पर 6 आएगा, log 10 की वैल्यू 1 इक्वल टू 6। यहाँ पर हमारा पीएच मान 6 आया। अगर पीएच मान 6 आ गया तो हमसे पूछे कि ये जो बिलियन हम लिए थे वो कैसा था। तो आप देखेंगे 7 जो होता है मेरा उदासीन है, यहाँ पर 6 आ रहा है, हम कहें 7 से अगर कम होगा तो हमारा बिलियन अम्लीय हो जाएगा। इसका मतलब अभी अभी जो हमने बिलियन लिया था वह बिलियन जो होता है वह अम्लीय होगा। वह बिलियन कैसा होगा? अम्लीय होगा। अब लास्ट में हम आप एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि एक ऐसा बिलियन है जिसकी जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता है वह 10⁻³ है, 10⁻³ है, आप सॉल्व करके ये बताएंगे कि इस बिलियन का पीएच मान कितना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अगर ज़रा सा भी मेहनत करेंगे और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मुझबानी आंसर बता सकते हैं, केवल देख करके भी आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा जो बात थी आज पीएच के बारे में। अब आज का टॉपिक जो बचा है सॉल्ट है, फिर उसके अलग अलग टाइप हैं, जैसे सामान्य लवण हो गया, अम्लीय लवण हो गया, क्षारीय लवण हो गया। तो इसके बारे में हम इसके बाद देखते हैं। आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। फिर हम देखते हैं कि अगला टॉपिक सॉल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं इस पीएच स्केल के बाद लवण के बारे में कि लवण क्या होता है। तो इसके पहले हम आपको एक पढ़ाए थे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उस रिएक्शन में हमने ये बताया था कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो हमें जो प्राप्त पदार्थ होता है वह लवण प्राप्त होता है। लवण जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें बताए थे कि अगर जो वह अभिक्रिया हो रही है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच में हो रही है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है वह 13.7 किलो कैलोरी थी। और इसके जस्ट अगले वाले वीडियो में बताए थे, अगले वाली क्लास में। और अगर कोई एक दुर्बल हो गया, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल हो गया, दोनों दुर्बल हो गए, तो उस स्थिति में सदैव 13.7 किलो कैलोरी से कम ही ऊष्मा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर यह समझ सकते हैं हम। तो लवण क्या होता है? अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। तो हम यहाँ पर उसको नोट कर देते रहे हैं। अम्ल और क्षार की, अम्ल और क्षार की, क्षार की उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त आयनिक पदार्थ को लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त आयनिक पदार्थ को लवण कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि जैसे NaCl ये NaOH हो गया, NaOH की अभिक्रिया हम करा देते हैं HNO3 से, HNO3 से। ये वाला हमारा क्षार है और ये लवण है। जैसे ये अभिक्रिया होती है तो Na जो होता है वह NO3 के साथ लग जाता है, हमको मिल जाता है NaNO3 और प्लस यहाँ का OH इस H के साथ लग जाएगा तो हमको मिल जाता है H2O। ये हमारा हो गया लवण। तो ये हो गया एक आयनिक ठोस है। कैसा है? आयनिक ठोस है, जिसको हमने यहाँ पर नोट किया है कि अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त आयनिक पदार्थ को लवण कहते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया।
उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम कह रहे हैं कि लवण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण होता है। अब इसको हम देखते हैं कि सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण क्या होता है। यहाँ पर हम कहते हैं सामान्य लवण, ये हमारा सामान्य लवण हो गया, ये वाला हमारा अम्लीय हो गया और ये वाला हमारा क्षारीय हो गया। तीनों हमारे यहाँ पर लवण, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। कब हमें सामान्य लवण मिलेगा, कब अम्लीय मिलेगा और कब क्षारीय। ये जो लवण हमें प्राप्त होते हैं ये सभी अम्ल और क्षार की प्रबलता पर निर्भर करते हैं। किस पर? अम्ल और क्षार की प्रबलता पर निर्भर करते हैं कि अम्ल तेज वाला हो कि कमजोर वाला हो। कमजोर वाला रहे तो उसका व्यवहार अलग रहता है और तेज वाला रहेगा तो उसका व्यवहार अलग अलग रहता है। अब ऐसे समझें कि अगर अम्ल और क्षार दोनों मजबूत हैं तो दोनों आपस में टकराई हैं तो एक दूसरे के पूरा खत्म कर देंगे, न तो कोनो अम्लीय बचे और न तो कोनो क्षारीय बचे। तो इस स्थिति में जो हमें लवण प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे वो सामान्य लवण है, क्योंकि न तो कोई अम्लीय बचा और न तो कोई क्षारीय बचा। अब ऐसे सोचा कि अगर एक प्रबल अम्ल टकरान और इधर दुर्बल क्षार है तो प्रबल वाला जो दुर्बल है उसको खत्म कर देगा, लेकिन प्रबल वाला क्या पूरी तरीके से खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। अब अम्ल जो है प्रबल है वो पूरी तरीके से नहीं खत्म हुआ, इसका मतलब कि हमें जो लवण बनेगा उसका प्रभाव तो आने वाले में दिखेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि वह अम्लीय लवण है। अगर उसी प्रकार का जो प्रबल क्षार हो और उसका दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया कराया जाए तो जो दुर्बल अम्ल है वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रबल क्षार जो होगा वो दुर्बल अम्ल को तो खत्म करेगा, लेकिन फिर भी उसका जो प्रभाव है पूरी तरीके से नहीं खत्म हुआ है जो प्रबल क्षार था, इसलिए उत्पाद में भी उसके लक्षण दिखाई देते हैं। वो दिखाई देता है कि वह क्षारकता उसकी दिखाई देगी, वह क्षारीय लवण हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हमको मिल जाएगा सामान्य लवण। क्या मिल जाएगा? सामान्य लवण। अम्लीय लवण कब मिलेगा? जब प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो। अब ध्यान दा कि ई मजबूत बा और ई कमजोर बा। जब ये दोनों में टक्कर हो जाई तो जाहिर सी बात बा कि दुर्बल क्षार तो खत्म हो जाई, दुर्बल क्षार कमजोर बा, लेकिन इससे प्रबल अम्ल है ना ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाएगा, तो इसका जो अम्लीय गुण होगा वह आने वाला जो लवण होगा उसमें ही भी दिखाई देगा, इसलिए जो प्राप्त लवण हो जाएगा वो अम्लीय लवण हो जाएगा। जो हमारा तीसरा यहाँ पर है कि हमको क्षारीय लवण कब प्राप्त होगा, तो हम कह सकते हैं कि क्षारीय लवण कब मिलेगा? जब ये हमारा दुर्बल अम्ल हो, ये दुर्बल अम्ल हो और ये वाला जो अगला हमारा हो वो प्रबल क्षार हो, वो वाला हमारा प्रबल क्षार हो। अब कहेंगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि अब दुर्बल अम्ल को प्रबल क्षार नष्ट कर देगा, क्योंकि यह प्रबल है इसलिए इसका कुछ जो गुण होगा वह जो उत्पाद बनेगा उसमें भी दिखाई देगा, इसलिए प्रबल क्षार के कारण ये क्षारीय लवण हो जाता है। आप इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से होते हैं। जैसे प्रबल अम्ल हमारा NaOH हो गया, प्रबल क्षार हमारा NaOH हो गया, प्रबल अम्ल हमारा HCl है। अगर इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर Na और ये वाला Cl, Na और Cl मिलकर NaCl बना लेगा और फिर ये OH और यहाँ पर H ये हमारा H2O बन जाएगा। अब जो लवण प्राप्त हुआ है चूँकि ये भी प्रबल है और ये भी प्रबल है, ये प्रबल क्षार है और ये प्रबल अम्ल है, इस कारण से जो पदार्थ बनेगा दोनों जब प्रबल होंगे तो हमें सामान्य लवण मिलेगा। ये जो हमें मिला है ये सामान्य लवण है। इसी प्रकार अगर
प्रबल अम्ल हो जैसे HCl हो, और दुर्बल क्षार हो जैसे हम ले लें NH4OH, ये हमारा दुर्बल क्षार हुआ और ये वाला हमारा प्रबल अम्ल हुआ। अब पता है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच में अभिक्रिया होगी तो अम्लीय लवण बनेगा। बनेगा क्या, यहाँ से NH4 और ये वाला Cl आपस में एक साथ बन जाएंगे। ये बन गया NH4Cl और प्लस H और OH यहाँ पर बन जाएगा H2O। इसको अगर आपको नाम याद होगा तो इसका नाम नौसादर होता है, अमोनियम क्लोराइड, और यह एक प्रकार का कैसा है, अम्लीय लवण है। यह एक प्रकार का अम्लीय लवण है। इसी प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण लें कि क्षारीय लवण कब मिलेगा, CH3OOH, यह एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। इसकी अभिक्रिया हम प्रबल क्षार NaOH से करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये CH3CO1 और यहाँ पर Na1, ये दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा CH3COO माइनस बनता है, H प्लस बनता है, माइनस वाले से Na प्लस लगेगा तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CONa और प्लस यहाँ का OH और यहाँ का H, इसको हो जाएगा H2O। ये हमारा हो जाएगा H2O। तो ये जो हमें लवण प्राप्त हुआ है ये वाला हमारा क्षारीय लवण है, ये वाला हमारा क्षारीय लवण है। तो इस प्रकार से हम अम्लीय, क्षारीय और सामान्य लवण को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज के क्लास जिसमें हमने पीएच स्केल और पीएच किसे कहते हैं, किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय में प्रबलता को कैसे निर्धारित करेंगे, फिर लवण क्या होते हैं, उसके अलग अलग प्रकार और उसके जो एग्जाम्पल होते हैं उसके हमने साथ में सबको आपको बताया। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम आपको आंसर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, हम आपके लिए एक से एक वीडियो लाते रहेंगे फुल कंटेंट के साथ, पूरा मज़ा आएगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।